Hello students, welcome back to iOS Parents, our YouTube platform. So here I am with the next video. आज हम अपार्ट फ्रॉम गोविंद पारिक एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बात करेंगे. सो AIPGT बहुत पास में है, आप सभी को पता ही है, तो इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि कुछ हमें टिप्स वगैरह शेयर कर दीजिए. सो हेयर आई एम. सो AIPGT का जो रिवीजन स्केड्यूल होना चाहिए उसके बारे में हम अच्छे से थॉरली देखेंगे वन बाय वन. मैंने 2 तरीके के टाइम टेबल आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ. For those who are interns and for those who are fully devoted toward your study like AIPGT 1, तो दोनों ही हम डिस्कस करेंगे. बट फर्स्टली हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं जो AIPGT के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, राइट. सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मेक 3 कॉपीज ऑफ सिलेबस. देखो बच्चों, ये बहुत ही मतलब वेग चीज़ है वैसे कि सिलेबस इतना सारा ह्यूज सिलेबस है, आई नो, और उसको बनाना आई मीन उसको एक जगह लिखना ये बहुत बड़ा टास्क है फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स. बट मैंने ये फॉलो किया था एंड बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल रहेगा इन द सेंस जैसे कि आपने मान लीजिए एक जगह इंडेक्स बना लिया. मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप फुल्ली चैप्टर्स लिख लीजिए. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं चरक संहिता, ठीक है, तो इसमें हमारे हो जाएंगे चरक, सूत्र, निदान एंड ऑल, राइट. ऐसे करके डिफरेंट स्थान हो जाएंगे. सो विदाउट राइटिंग फुल चैप्टर आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर डाल दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड ऑल, राइट. ऐसे करके यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद में जब भी आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे टिक करते चलिए, ठीक है. उससे क्या होगा, देखो उसके 2 फायदे हैं. फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा कि मेरा इतना पार्ट तो एटलीस्ट कवर हो गया है, राइट. तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि ओके ठीक है मैं सही जा रहा हूँ, ये सही जा रही हूँ, ठीक है. दूसरी चीज आपको मोटिवेशन मिलेगा, है ना. मोटिवेशन उस चीज के लिए कि जितना आपका सिलेबस बच गया है उसको कितनी स्पीड से फर्दर चलना है, ठीक है ना. तो सेकंड ये आपका यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है. थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ा सा एक फियर रहेगा. फियर इस सेंस में कि आपका अभी इतना सिलेबस बचता है तो आपको थोड़ा सा हरी करना है, तो यहाँ पर टाइम सेविंग भी होगी आपकी, है ना. तो ये 3 बेनिफिट्स मिल जाते हैं जब आप इस तरीके से फॉलो करेंगे. तो ऐसे ही आप बृहत्तरी के लिए कर सकते हैं. पूरा जैसे मैंने बताया चैप्टर्स की पूरे नेम मत लिखो बट एटलीस्ट नंबरिंग कर लीजिए और उसको जब भी आप फिर रिवाइज कर रहे हैं टिक करते चलिए, है ना. हर बार आप डिफरेंट पेन का यूज करो, लाइक ब्लैक पेन यूज कर लीजिए फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए टिक करने के लिए, सेकंड टाइम के लिए ब्लू यूज कर लीजिए ऑल, ठीक है ना. तो उस तरीके से एक तरीके से आपकी डिमार्केशन हो जाएगी और जैसे मैंने आपके साथ में बेनिफिट शेयर करे हैं वो भी हो जाएंगे. और जैसे मैंने बताया बृहत्तरी में आप ऐसे कर सकते हैं. सेम गोज विद माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर एंड मेजर संहिता 2, ठीक है. तो ऐसे करके आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं. आगे चलते हैं. सेकंड टिप बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने हर वीडियो में आपके साथ में रिपीट किया होगा कई बार, रिविजन. सो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं. एक तो ये कि जो आपने पूरे दिन में टारगेट सेट किया था सो बाय द इवनिंग आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है. एक तो ये है कि अपना मॉर्निंग में आपने बाय द इवनिंग आपने जो है अपना पूरा टारगेट कंप्लीट किया और इवनिंग में आके उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है. एक तो ये तरीका है. दूसरा, जिनके पास टाइम नहीं है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि वीक में 2 डेज तो एटलीस्ट रिवीजन के लिए रख लो कि 3 डेज जो आपने पढ़ा वो 4th डे रिवाइज कर लो, ठीक है. और जो आपने बाकी के 3 डेज पढ़ा वो आप जो है 7th डे रिवाइज कर लो. तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि वीक में 2 डेज डिसाइड कर लो, ठीक है, वेडनेसडे और सैटरडे और संडे अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग एंड ऑल. तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. बट अगर आप इंटर्न है उतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, हैक्टिक ड्यूटीज हैं, टाइटली पैक्ड है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो बच्चों कि सैटरडे संडे 2 दिन रख सकते हो लास्ट के, है ना. तो ये बहुत जरूरी है. रिवीजन हर किसी को करना है, यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है. दूसरी चीज मॉक. जितने भी आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे उन सभी में एक चीज ऑब्जर्व करना है कि सभी ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मॉक टेस्ट सीरीज को कितना इंपॉर्टेंस दिया है ना. तो आप पूरा पढ़ लो लेकिन मॉक टेस्ट सीरीज मत लगाओ तो उसका कोई फायदा नहीं है. आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होने वाला है, लेवल क्या होता है, कौन कौन से ऑप्शंस आने के चांसेस होते हैं, मैच द फॉलोइंग है, असर्शन रीजनिंग है, विजुअल क्वेश्चंस है, कितने अलग अलग वेराइटीज मिलते हैं यहाँ पे, है ना. आजकल तो आयुष जीके पे भी क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, है ना, अच्छे वेटेज रखते हुए आते हैं. तो इसीलिए बच्चों मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है. सबको मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. तो आपको एक दिन में कम से कम 1 2 3 तो मॉक टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी है, ठीक है. उतना नहीं कर पाते तो 2 सेट तो लगाने ही है. इतना आपको पूरा प्री डिटरमिन्ड रहना है कि हाँ इतना मुझे करना ही करना है, ठीक है. तो टारगेट सेट कर लो. उसके बाद में आता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज एनालिसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आप मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो लेकिन आप उस पर एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट का, ठीक है ना. आपका कौन सा सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, आप बार बार कौन से टाइप के क्वेश्चंस में रिपीटेड मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको थोड़े से अच्छी रैंक आने से रोक रहा है, तो उसको आपको मल्टीपल रिवीजन देना है, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको ट्रैक करनी है एनालिसिस में, ठीक है.
अगर मॉक टेस्ट में आप जितना भी टाइम दे रहे हैं तो उसका 50% टाइम एनालिसिस में भी देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लेंगी कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पर गलतियां हो रही हैं, फिर उनका सोल्यूशन ढूंढना है और उसको वहीं पर एट द सेम डे आपको कवर करना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। यही है जो आपकी रैंक अच्छी ला सकता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड वन इज, जैसे मैंने बताया, गिव स्पेशल एम्फेसिस ऑन रॉन्गली अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो जैसे इजी क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बच्चे इजी क्वेश्चंस की गलती करते हैं उनकी रैंक एकदम से नीचे चली जाती, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इजी क्वेश्चंस तो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो आप गलती कर भी रहे हैं तो जैसे मैंने बताया उनका एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। अनअटेम्प्टेड, ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो आप अनअटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल ही आपको कोई आइडिया नहीं है, ऐसे कितने परसेंट क्वेश्चन है। तो आपको हर डे मॉक टेस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका आपको नंबर कम करना है। इन द सेंस, अगर आपने आज मान लीजिए फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया और उसमें 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप बिल्कुल नहीं टच कर पा रहे, कोई आइडिया नहीं है, तो ध्यान रखना है आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना है कि सेकंड मॉक टेस्ट जब लगा रहे हैं तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का नंबर कम होना चाहिए। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का तभी इंप्रूव कर पाएंगे, है ना। फोर्थ वन इज, डोंट गो विद मल्टीपल बुक्स। अभी मैंने कमेंट्स पढ़े थे कुछ फ्रेंड्स के, तो वो बोल रहे थे कि गोविंद पारिक के अलावा और कौन कौन सी बुक्स हैं बता दीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब मैं गोविंद पारिक की जो मैंने 80 पेजेस वाली सीरीज स्टार्ट की थी, तो वो मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपको गोविंद पारिक कंप्लीट कराऊं, नेवर, कभी मेरा ये मोटो नहीं था। मेरा सिर्फ एक मोटिव तो यही था कि गोविंद पारिक के 80 पेजेस में जो टॉपिक दे रखे हैं मैं आपको वो वही खत्म करा दूं। आपने देखा होगा गोविंद पारिक की और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी बाकी यूट्यूब चैनल पे, तो वो जितना पेज में लिखा है उसको याद कराने पर रिवीजन पे टाइम देते हैं, है ना। लेकिन मेरा सिर्फ यही मोटो था कि अगर मान लीजिए वहाँ पे त्वचा के बारे में वर्णन आया है तो मैं वहीं के वहीं आपको त्वचा का एज इट इज याद करा दूं, चाहे से वो चरक का हो, चाहे से वो सुश्रुत का हो, और भी जहां पर भी आया होगा तो मैं हर कंटेक्स्ट का आपको वहीं कंप्लीट करा दूं, है ना। तो मेरा गोविंद पारिक कंप्लीट कराने का कोई मोटो नहीं था, ठीक है। तो आप भी इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिए कि बुक्स पे मत जाओ, मल्टीपल बुक्स पे जाओगे तो कोई फायदा नहीं है ना। अभी अगर आप गोविंद पारिक का 80 पेजेस पढ़ रहे हो, वहां के जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो रीड कर रहे हो, तो स्टिक ऑन इट ओनली, ठीक है ना। सिर्फ उसी पर ही आपको रहना है और उसी को फोकस करते हुए मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान दो, ना कि मल्टीपल बुक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रूल ऑफ चेंज। तो बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, पूछते हैं कि आज हमने टारगेट बनाया है मैम कि हम चरक का सूत्र निदान विमान ये एक ही दिन बैठ के कवर करेंगे, ठीक है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो 3 स्थान एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, बढ़िया है। कि आपको जो है हर 2 घंटे में चीज को चेंज करना है जो भी आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चरक पढ़ रहे हैं तो 2 आवर्स के बाद में उसको छोड़ दो, ठीक है ना। और अगर किसी कैपेसिटी अच्छी है, अगर वो 3 आवर्स पढ़ रहा है, 3 आवर्स तक ठीक ठाक है, कंसंट्रेशन फोकस अच्छा है, तो ठीक है 3 आवर्स तक पढ़ो। लेकिन बाद में जो है 1 आवर के लिए कुछ और आप ले, है ना। सुश्रुत संहिता ले सकते हो, अष्टांग हृदय ले सकते हो, नहीं तो मॉडर्न का कुछ ले सकते हो, रिसर्च का कुछ ले सकते हो। तो रूल ऑफ चेंज का ये इंपॉर्टेंस होता है, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी चीज फोकस इंप्रूव होगा, ठीक है। सो दीज वर द टिप्स जो बहुत यूजफुल होने वाली हैं आपकी एआईबीजीडी के लिए। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल। तो ये टाइम टेबल मैंने अपने टाइम पे भी फॉलो किया था, ठीक है। एंड ये दोनों एस्पायरेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। फर्स्ट वन इज फॉर इंटर्न्स, है ना। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटर्न्स हैं अभी, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं साथ ही साथ, और एग्जाम में भी बैठने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत हेक्टिक होता है स्केड्यूल, इसलिए बहुत ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। और टाइम टेबल हमेशा प्रैक्टिकल वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा टाइम टेबल देखा है, वो क्या करते हैं कि 10 to 12 रख लिया, 12 to 2 रख लिया, है ना, फिर 2 to 2:15 का लंच रखेंगे। तो बच्चों देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ना। थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा तो रिलैक्स होने के लिए टाइम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो एनर्जी रिगेन कैसे करोगे? नेक्स्ट जो आपका टारगेट सेट हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइम टेबल रखना। स्टार्ट करते हैं। देखो ये शेड्यूल जो है 6 AM से 11:30 PM तक का है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में जो ड्यूटी टाइमिंग्स होती है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत लाइक हाफ आवर टू 1 आवर का अगर इधर उधर डिफरेंस रहता है तो आप प्लस माइनस कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 6 AM कोशिश करनी है आपको 5:45 to 6 AM तक उठ जाना है, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठना है और अपना जो रेगुलर कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं। नाउ आफ्टर हाफ एन आवर आपको क्या करना है बच्चों, उठ के फ्रेश होके अपना
वन सेट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना। आपको पता है ब्रह्म मुहूर्त एंड ऑल का सारा कंसेप्ट आपको पता ही है, ऑल दो ये वाला टाइम ब्रह्म मुहूर्त का नहीं है, जा चुका है, बट ठीक है आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मॉर्निंग में 6:30 AM उठ के आपको जो है प्रीवियस ईयर वन सेट लगाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद में डेफिनेटली आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है, आई गारंटी। उसके बाद में 7:30 AM आपको क्लिनिकल ड्यूटीज वगैरह के लिए जो रेडी होना है वो सब आप हो सकते हैं, ठीक है। और जितना मैंने जैसे बताया कि कॉमनली यही वाला जो टाइम टेबल है क्लिनिकल ड्यूटीज का मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में यही रहता है। सो विद दिस बैकग्राउंड हमने ये डिजाइन किया है, 7:30 AM आप जो है क्लिनिकल ड्यूटीज पे जा सकते हो, ठीक है। अब इस क्लिनिकल ड्यूटी में आपको याद रखना है बच्चों कि कैसे भी करके एनी हाउ आपको देखो पीजीटी एंट्रेंस निकालना है, ठीक है ना। तो टाइम कैसे निकलेगा वो आप पर छोड़ती हूँ मैं, ठीक है। तो 7:30 AM to 1 PM आपको कुछ ऐसा बीच में टाइम निकालना है जिससे आप गोविंद पारिक की एटलीस्ट 2 से 3 पेज आप जो है रिवीजन कर सको, ठीक है। एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस बता रही हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि आप ड्यूटीज में इंडल्ज होगे इसलिए इतना टाइम नहीं दे पाओगे, राइट। तो कोशिश करना है कि गोविंद पारिक के पेजेस को रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो जो भी आपका बैचमेट है, सीनियर है, जूनियर है, उसके साथ डिस्कशन कर लो, ठीक है। डिस्कशन वाली चीजें भूलते नहीं है आप, राइट। उसके बाद 1 PM अराउंड लंच होता है, ठीक है। बैक टू क्लिनिकल ड्यूटीज 1:30 to 4 PM। यहाँ पर आपको जो है बच्चों एटलीस्ट 30 मिनट्स का बीच में टाइम निकालना है फॉर योर मॉडर्न क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है जितने भी मॉडर्न क्वेश्चंस के आपको जो मॉक वगैरह अवेलेबल है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। आफ्टर योर ड्यूटीज यू कैन टेक रेस्ट इन बिटवीन 4 to 5 PM plus minus half an hour, right? And in this rest period you can go with motivational video, music, snacks and all, right? Depend upon your choice of interest. उसके बाद में 5 to 6:30 PM हम चरक संहिता से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि AIPGT में जो मैक्सिमम वेटेज है वो किसके बच्चों, बृहत्तरे की है। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो हमारी चरक संहिता, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा रहेगा क्या, पहले चरक संहिता को कवर करना, फाइन। सो 1.5 आवर जो है आप चरक संहिता को देंगे, उसके बाद सुश्रुत संहिता को, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको चेंज करना है, ये नहीं कि आप 4 घंटे के लिए चरक लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है ना। नेक्स्ट प्रेफरेबली डिनर आपको जो है 8:30 तक कर लेना है। एंड पोस्ट डिनर आप क्या कर सकते हो बच्चों, अपनी जो माइनर सब्जेक्ट्स हो गए, माइनर संहिता हो गई, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम रख सकते हो 1.5 आवर, ठीक है। रात में आपको सोते समय क्या करना है, क्वेश्चन सेट लगाना है, ठीक है। और गोविंद पारिक की जैसे मैंने बताया 4 to 5 पेजेस आपको रीड करने हैं, ठीक है। याद नहीं करना, जस्ट रीड करना है, बस उतना ही, ठीक है। अगर इसमें आप क्लिनिकल ड्यूटीज वगैरह कुछ टाइम टेबल चेंज होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। नाउ सेकंड टाइम टेबल इज फॉर दोज हु आर नॉन इंटर्न्स, ठीक है, जो ड्रॉपर्स हैं, है ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये उनके लिए डिजाइन किया है हमने 6 AM to 10:30 PM, ये मैं फॉलो किया करती थी, है ना। उसके बाद में रेगुलर एक्टिविटी के बाद में आप जो है 6:30 AM को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, जैसे कि मैंने इंटर्न्स वाले बच्चों को बताया है, ठीक है। नेक्स्ट 7:30 AM ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, ठीक है। और 8:30 to 10:30 2 आवर्स आपको जो है चरक संहिता को देने हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाफ आवर का ब्रेक लेंगे, ठीक है। और वापस से 2 आवर्स अपनी जो है सुश्रुत संहिता पढ़नी है। देन 1 to 2 PM आप लंच ले लेना, ओके। उसके बाद में 1.5 आवर अप्रॉक्स जो है गोविंद पारिक को देना है। गोविंद पारिक में जो स्टार्टिंग का जो जैसे मैंने बताया कंपैरेटिव जो एनालिसिस है ना, वो आप पढ़ सकते हैं अलॉन्ग विद वन लाइनर्स। गोविंद पारिक में ना आप देखेंगे बीच में कुछ सेक्शन है जहाँ पर वन लाइनर्स दिए हुए हैं, बहुत जरूरी है वो, है ना। मैंने वैसे सारे वन लाइनर्स डिस्कस किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो वो जाके आप चेक कर लो, ठीक है। वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और वो पॉइंट्स वही हैं जो कलेक्टिवली लिखे हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो उनको जरूर से रीड कर लेना, उसमें मॉडर्न वगैरह क्वेश्चंस भी हैं, अपने एंशिएंट के भी हैं, दोनों ही हैं उसमें, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देन आई विल प्रोवाइड द लिंक, यू कैन चेक इट आउट। ये करने के बाद आप जो है 3:30 to 5 PM एक और मॉक लगाएंगे, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर, जैसे भी आपको सुटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन सेट लगाएंगे, फाइन। और 5 to 6 PM 1 आवर का ब्रेक ले लो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाफ आवर आपने कुछ मोटिवेशन करा, घर पे बात कर लिया, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी टाइम मतलब फोन उठा लेते हैं कॉल वगैरह करने के लिए, ठीक है। आप एक चीज कर सकते हो, अगर घर पे बात कर रहे हैं, फैमिली कहीं पर भी बात कर रहे हैं XYZ, तो वहां पे टाइम फिक्स कर लो कि उसी टाइम पर आप कॉल करोगे,
उससे क्या होगा, मोर फोकस्ड होकर आप स्टडी कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, जरा सा फोन वाइब्रेट हुआ, आपने उठाई कि अच्छा हाँ किसी का कॉल तो नहीं मिस हो गया, है ना। तो इसीलिए फोन को थोड़ा सा दूर रखना है। अभी एग्जाम बहुत पास में है बच्चों, है ना, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। सब चीज भुलाकर पूरा अपना 100% एग्जाम के लिए देना है, ठीक है। सो 5 to 6 PM आप जो है ब्रेक ले लेना, उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हो एंड ऑल। एंड इन बिटवीन 6 to 8 PM यू कैन गो विद, जैसे मैंने बताया, माइनर और माइनर संहिता में और माइनर सब्जेक्ट्स के साथ में आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इन बिटवीन 8 to 9 PM यू कैन गो विद योर डिनर, राइट। फिर यहाँ पर जो है 9 to 10:30 आपको जो है मॉडर्न पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, जब लास्ट के 10 डेज या 15 डेज रहते हैं उस टाइम पे मॉडर्न के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं, वो तरीका सही नहीं है ना। उस टाइम पे क्या होता है, आप ओवर प्रेशराइज कर लेते हो खुद को और याद कुछ भी नहीं रह पाता है फिर लास्ट के मोमेंट पे। इसीलिए नई चीजें लास्ट के मोमेंट में बिल्कुल मत उठाइएगा। अभी से थोड़ा थोड़ा मॉडर्न का पार्ट लेते चलो, जैसे किसी दिन जो है एनाटॉमी पढ़ लिया, किसी दिन फिजियोलॉजी पढ़ लिया, किसी दिन जो है अपना निदान पढ़ लिया, ठीक है, फार्माकोलॉजी एंड ऑल। सो डेली का एक अपना टारगेट सेट कर लो कि 1.5 आवर तो आपको मॉडर्न को देना ही देना है, ठीक है ना। एंड बाय 10:30 आप जो है बेड टाइम के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्रपोजल ऑफ योर टाइम टेबल जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। इस टाइम टेबल में देखो, आप 11.5 to 12 आवर्स के लिए स्टडी का टाइम हो गया आपका, 4 आवर्स ब्रेक हो गया एंड 7.5 आवर्स अप्रॉक्स स्लीप टाइम हो गया। सो आई थिंक दैट्स गुड इनफ, है ना। और जैसे मैंने बताया, अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल। आई होप सो आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। इसको फॉलो करके देखो, ठीक है। एटलीस्ट 14 डेज तो फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना कि कैसा चल रहा है आपका स्टडी प्लान। फिर भी कोई डाउट होता है, कहीं पर कुछ कमी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे आप अपने क्वेरीज वगैरह भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, यूजफुल तो आप मुझे बाद में बताओगे, है ना, कितना आपके लिए प्रोडक्टिव रहा है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और जो हमने वहाँ पे शॉर्ट मॉक सेशंस रखे हैं 15 to 20 क्वेश्चंस के, तो उसका ये फायदा है कि आप अपनी रिलेटिव रैंक चेक कर सकते हो, है ना। तो वहाँ पर एक कंपटीशन वाला जो हमारा एनवायरमेंट है वो बना रहता है, वो स्टेबलाइज रहता है ना। सो एंड फॉर दोज हु आर नॉट ऑन टेलीग्राम चैनल, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट। वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड विद ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।